हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत चीन नरक जैसी जगह है। जी हां, ट्रम्प के इस पोस्ट पर मचा बवाल। तो अब भारत की मोदी सरकार ने दिखाई लाल आंख, जिसके बाद ट्रम्प की 24 घंटे के अंदर ही अक्ल आ गई ठिकाने। फिर कह दिया भारत एक महान देश जिसके टॉप पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। बताएंगे भारत के मोदी सरकार ने ऐसा क्या करारा जवाब दिया कि ट्रम्प की हेकड़ी 24 घंटे के अंदर ही डाउन हो गई। दोस्तों, नरक से सीधा महान देश बताने लगा भारत को। वहीं आपको बताएंगे क्या रातों रात आज ईरान पर होगा हमला। तेहरान में अचानक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट, किसने किया ये बड़ा दावा। तो वहीं देखते ही गोली मार दो हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वालों पर ट्रम्प का डेथ वारंट, नेवी को खुली छूट। क्या फिर एक बार जंग भड़कने वाली है। उधर दोस्तों, आनन फानन में भारतीय दूतावास ने जारी कर दिया एडवाइजरी, भारतीयों के लिए कह दिया ईरान खाली करे इंडियंस। तो वहीं एक बड़ा खुलासा आपको बताएंगे, जिन 2 जहाजों को ईरान ने किया जब्त, उनमें सवार थे 22 भारतीय फायरिंग की चपेट में आए थे। बताएंगे क्या है जानकारी। तो वहीं जैसा सोचा नहीं था वैसा ही दिन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पहली बार रूसी तेल को लेकर भारत चीन में ही टकराव हो गया। हॉर्मुज संकट के बाद सऊदी क्रूड की भी मारा मारी। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे बंगाल में पहले चरण के मतदान में टूटे सारे रिकॉर्ड। पश्चिम बंगाल में 92% वोटिंग हुई। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा मतदान ममता बनर्जी या बीजेपी, किसको मिलेगा फायदा? आपको सबसे बड़ी रिपोर्टिंग बताएंगे दोस्तों कल के वोटिंग को लेकर। क्या बंगाल में होगा इस बार बदलाव? क्या इसीलिए 92% वोटिंग हुई है? इससे पहले कितने कितने परसेंट वोटिंग हुई थी? सारी रिपोर्ट तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों, और इसके क्या मायने हैं जानकर आप चौंकने वाले हैं इस बार। तो वहीं मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 5,000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं 10,000 पेंशन। क्या है पूरी योजना की कहानी, सुनाएंगे मोदी सरकार की जुबानी। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, भारत को नरक जैसी जगह बताने वाले ट्रम्प को आप सबसे बड़ा दोगला राष्ट्रपति मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले भारत को बताया था नरक, और 24 घंटे से पहले ही कह दिया ये महान देश। जी हां दोस्तों, ट्रम्प ने कैसे अचानक लिया यू टर्न आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 24 घंटे के भीतर ही कम समय में अपने कदम को यू टर्न ले लिया है। संभवतः उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उन्होंने भारत को एक महान देश बता दिया। उन्होंने गुरुवार को भारत की तारीफ की और कहा कि इस देश का नेतृत्व हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त कर रहा है। इससे पहले दिन में ट्रम्प ने अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट से एक नस्लवादी टिप्पणी को रिपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने भारत, चीन और अन्य देशों को हेल होल यानी नरक का द्वार कहा था। नई दिल्ली में यूएस दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एलम्स ने बताया कि रिपब्लिकन नेता ने भारत के बारे में गर्मजोशी से बात की है और इसे एक महान राष्ट्र बताया, और कहा कि भारत के नेता के साथ उनकी निजी दोस्ती है। ट्रम्प ने कहा है कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त बैठा है। दोस्तों, आपको बता दें, ट्रम्प के नरक वाले तंज पर भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बिना जानकारी, गलत और खराब सोच का नतीजा है। मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि ये बातें भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों की हकीकत से मेल नहीं खाती। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि हमने वो टिप्पणियां देखी हैं और अमेरिकी दूतावास का स्पष्टीकरण भी देखा है। ये बयान पूरे तरीके से गैर जिम्मेदाराना है और भारत और अमेरिका के रिश्ते लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिके हैं। ऐसी बातें उस सच्चाई को नहीं दिखाती। दरअसल विवाद की जड़ क्या है आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट का अंश साझा किया। इस पोस्ट में जन्म सिद्ध नागरिकता के कानून की आलोचना की गई थी। इस दौरान भारत और चीन जैसे देशों के लिए अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। ये भी कहा गया था कि भारत और चीन के लोग अमेरिका में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि उनके बच्चे वहां पैदा हों और उन्हें तुरंत अमेरिकी नागरिकता मिल जाए। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पोस्ट में भारत को हेल होल यानी नरक की संज्ञा दी गई थी। ट्रम्प के पत्र में दावा किया गया कि कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र में भारतीयों का वर्चस्व है और वे अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस पोस्ट के बाद न केवल अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में रोष फैला, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी आलोचना हुई। दोस्तों, आपको बता दें
इसी बीच कांग्रेस ने भी वीडियो जारी करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर निशाना साधा। बयान दिया ट्रंप ने, लेकिन कांग्रेस मोदी जी पर निशाना साधने लगी। कांग्रेस ने ट्रंप की इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक करार दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं और ट्रंप ने भारत को नरक का द्वार बता दिया। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। सरकार को इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ अमेरिका के सामने सख्त विरोध दर्ज कराना चाहिए। बता दे दोस्तों कि थोड़े ही देर बाद ट्रंप के इस नरक वाले बयान के जस्ट बाद ही ट्रंप को यह रियलाइज हुआ कि भारत के बिना अमेरिका अधूरा है, भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। अगर उसके इस बयान से भारत रूठ गया तो अमेरिका का विनाश निश्चित है, क्योंकि आज अगर अमेरिका के टेक कंपनीज की बात करें या किसी भी ऐसे क्षेत्र की बात करें जहां से अमेरिका को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, वहां पर भारतीय बैठा है दोस्तों। आज गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी आप देख लीजिए तो भारतीयों का योगदान हमेशा से सर्वोपरि रहा है। और भारत जैसे देश को नर्क बताने वाला ये ट्रंप, जो खुद इतना बड़ा दोगला राष्ट्रपति है दोस्तों, जिसको भारतीयों ने भी सपोर्ट किया था दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पहले कार्यकाल को देखकर, लेकिन दूसरी बार उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए भारत के खिलाफ, टैरिफ से लेकर हर चीज को लेकर, जिसके बाद हर एक भारतीय ने अपना कान पकड़ लिया कि राष्ट्रपति कोई भी बन जाए अमेरिका का, लेकिन ट्रंप अब अगली बार नहीं बनना चाहिए या फिर ट्रंप को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सिचुएशन है दोस्तों ट्रंप की, जो काफी बड़बोला, काफी बिना सोचे समझे बोलने वाला राष्ट्रपति है, जिसको लोग बेफिजूल का राष्ट्रपति कहते हैं। अब आप ही बताइए, कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी ने एक बार भी रिप्लाई नहीं करा ट्रंप को। अब ऐसे बड़बोले, जिसको यही नहीं पता होता कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ और कल मैं क्या बोलूंगा, ऐसे राष्ट्रपति से मुंह लगाना सही है? आपकी क्या राय है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा लगता कि कोई गंभीर राष्ट्रपति है जो जब भी बोलता है नपातुला ही बोलता है, अगर उसने ऐसा बयान दिया होता तो समझ में आता कि इसके मन में भारत को लेकर वाकई में जहर घुला हुआ है। अब आप ही देखिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने तगड़ा जवाब दे ही दिया अमेरिका को कि ऐसे बयान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद ट्रंप को ऐसी बात कहनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप क्या चाहते हैं? भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले सामने लाइक का बटन, अभी तक इस बटन को नहीं दबाया है तो एक सेकंड भी नहीं लगना दोस्तों, बटन को पहले दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, जहां शांति वार्ता नहीं हुई, सीज फायर नहीं हुआ, तो क्या अब ईरान पर होगा बड़ा अटैक? तेहरान में अचानक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों हुए एक्टिवेट? ईरानी समाचार एजेंसियों का बहुत बड़ा दावा, बता दें ईरान पर हमले की खबर आ रही है। दावा किया गया है कि तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुई है। हालांकि ईरानी सेना और सरकार की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये घटना तब हुई है जब 2 दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान किया था। ईरान की नूर न्यूज और मेहर न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरान के कुछ हिस्सों में हवाई रक्षा बैटरियां सक्रिय कर दी गई थी। हालांकि उन्होंने इसके कारणों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया और ना ही किसी घटना की जानकारी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ज का कहना है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका देश अमेरिका से उस देश को पाषाण युग में लौटाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। कार्ज ने एक वीडियो बयान में कहा कि इजरायली सेना रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह से ही तैयार है और लक्ष्यों को चिन्हित कर लिया गया है कि कहां पर अटैक करना है। उसने आगे कहा कि हम अमेरिका से हरी झंडी का बस इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी खामेनेई वंश को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए और इसके अलावा प्रमुख ऊर्जा और बिजली सुविधाओं को नष्ट करके तथा उसके राष्ट्रीय आर्थिक बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करके ईरान को अंधकार युग और पाषाण युग में लौटाने के लिए। कार्ज ने यह भी धमकी दी कि जब भी यह हमला फिर से शुरू होगा तो ये अलग और जानलेवा होगा, जो अब तक नहीं हुआ होगा वैसा हमला होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है कि सीज फायर नहीं हुआ तो अब ईरान पर भारी अटैक होने वाला है। वहीं हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वालों पर ट्रंप का भी डेथ वारंट, कहा देखते ही गोली मार दो। जी हां, नेवी को दे दी खुली छूट। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद सख्त आदेश दिया। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज में अगर कोई भी नाव समुद्र में माइन यानी पानी के नीचे विस्फोटक बिछाती दिखाई दे तो अमेरिकी नौसेना उसे तुरंत डुबो दे, कोई सोच विचार ना करे, कोई देरी ना करे। जी हां, साथ ही माइन हटाने का ऑपरेशन 3 गुना बढ़ाने का भी आदेश दे दिया। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब हॉर्मुज पहले से ही दुनिया के सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक बना हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कहा है कि अगर हॉर्मुज में कोई भी नाव या जहाज माइन बिछाता नजर आए तो अमेरिकी नौसेना उसे तुरंत मार गिराए। इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, कोई चेतावनी नहीं, कोई इंतजार नहीं, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए।
अब इन धमकियों को देखते हुए दोस्तों आपको बता दें, बड़ी जानकारी, भारतीय दूतावास ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी कि ईरान तुरंत के तुरंत खाली करे इंडियंस। भारतीय मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार यानी कल को एक नई और सख्त ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा न करने की चेतावनी दी है और वहां मौजूद भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकलने का निर्देश दिया है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी में कहा कि भारतीय नागरिक हवाई या जमीन किसी भी रास्ते ईरान की यात्रा न करें। ईरान की यात्रा करना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। क्षेत्रीय तनाव के कारण एयर स्पेस पर पाबंदियां लगी हुई हैं। दूतावास के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन को लेकर कई चुनौतियां बनी हुई है। इसमें कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में है वे तुरंत देश को छोड़ दें। नागरिक दूतावास के संपर्क में बने रहें। दोस्तों आप ये इंडिया इन ईरान का ट्वीट सामने देख पा रहे होंगे, जिसने ये बड़ा लेटर लिखा हुआ एम्बेसी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वहीं चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। जिन 2 जहाजों को ईरान ने किया था जब्त, उनमें सवार थे 22 भारतीय आए थे फायरिंग की चपेट में। जी हां, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बुधवार को जब 2 जहाजों को पकड़ने के लिए नेवी ऑपरेशन किया तो इसकी चपेट में 22 भारतीय नाविक भी आ गए थे। ये 22 भारतीय नाविक इन 2 जहाजों पर सवार थे। पोर्ट शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को इस घटना की पूरी जानकारी दी। भारत ने साफ साफ कहा कि हम भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। सरकार के मुताबिक सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, रिपोर्ट के मुताबिक इन 22 नाविकों में से एक नाविक एपामी नोनडेस नाम के जहाज पर सवार था, जबकि 21 नाविक यूफोरिया नाम के जहाज पर सवार था। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि इस घटना में शामिल 2 जहाजों पर 22 भारतीय नाविक सवार थे। उन्होंने कहा कि दोनों जहाजों पर सवार सभी नाविक सुरक्षित हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 28 फरवरी को ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक कम से कम 2680 यानी 2680 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दोस्तों उधर बता दें सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर, रूसी तेल को लेकर भारत चीन में टकराव। हॉर्मुज संकट के बाद सऊदी क्रूड की भी मारामारी। दोस्तों हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के बीच दुनिया में तेल सप्लाई की भारी भरकम कमी हो गई है। इस बीच दुनिया के 2 बड़े तेल आयातक देश भारत और चाइना सीमित वैश्विक कच्चे तेल की सप्लाई के लिए आपस में बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता ठप होने से तेल बाजार में दबाव और अधिक बढ़ा है। दोनों आर्थिक शक्तियां अब कम मात्रा में उपलब्ध तेल, खास तौर पर रशिया और कुछ हद तक सऊदी अरब से मिलने वाली सप्लाई के लिए हाथ पैर मार रही हैं। डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर की वरिष्ठ विश्लेषक मुयूजू शू ने सीएनबीसी से बात करते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच रूसी तेल के लिए प्रतिस्पर्धा बेहद तेज रही है और जून में लोड होने वाले कार्गो के लिए भी ये जारी रहने वाली है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंधों को कुछ समय के लिए हटा दिया है। पहले इसे 1 महीने के लिए और फिर 18 अप्रैल को दोबारा 1 महीने के लिए हटाया गया है, जिससे कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों पर प्रेशर कुछ कम हुआ है। तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अमेरिका ने शुरुआत में पहले से लोडेड ईरानी तेल की खरीद पर भी 1 महीने की छूट जारी की थी। हालांकि बाद में इसे दोबारा बढ़ाया नहीं गया। ईरानी तेल का करीब 98% हिस्सा चाइना जाता है, जबकि थोड़ी मात्रा भारत पहुंचती है। बाजार से ईरानी तेल के गायब होने से चीन रशिया की तरफ मुड़ा है और वो ज्यादा से ज्यादा रूसी तेल खरीद लेना चाहता है। ऐसे में मिडल ईस्ट में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खाड़ी देशों की तेल सप्लाई भी प्रभावित हुई है, जिससे रूसी तेल की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में अब दोनों देश यानी चीन और भारत इस कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोत तलाश रहे हैं। केपलर की शू ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एशियाई देश सस्ता और आसानी से उपलब्ध कच्चा तेल ढूंढने के लिए मजबूर हो रहे हैं और रूसी तेल इसी लिस्ट में आता है। हालांकि सप्लाई के इस संकट में भारत चीन के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील है। दोस्तों तेल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि मार्च में भारत का तेल आयात गिरा और लंबे समय तक सप्लाई संकट झेलने के लिए उसके पास केवल लगभग 30 दिन का सीमित बफर है, यानी भारत के पास 3 दिनों के लिए रिजर्व तेल है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के विपरीत भारतीय सरकार ने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई है, इसीलिए देश में पेट्रोल और डीजल की मांग नहीं घटी है। तो ये स्थिति है दोस्तों कि आज हॉर्मुज संकट की वजह से रूसी तेल को लेकर भारत चीन में भी टकराव होता दिखाई दे रहा है। ये खबर दोस्तों ऐसा पहली बार सुनने को मिला है। इस पर आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं आपको बता दे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप, मोदी जी और जिनपिंग से अपील की, रूस पर दबाव डालने को कहा कि पुतिन से कहें कि रुक जाएं, अब ना करें हम पर वॉर। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समेत दुनिया भर के नेताओं से रशिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से साफ साफ ये कहना चाहिए कि वे युद्ध को खत्म करें। जेलेंस्की का ये बयान तब आया है जब रशिया और यूक्रेन पिछले 4 साल से भी ज्यादा समय से युद्ध लड़ रहे हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर
पर भीषण हमले किए हैं, जिनमें आम लोगों की मौतें भी हुई हैं। रूसी तेल रिफाइनरी और बंदरगाह पर यूक्रेन के भीषण हमले में भारी नुकसान हुआ है। एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि इस संघर्ष को रोकने के लिए सिर्फ मध्यस्थता काफी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी जी और दुनिया के अन्य बड़े खिलाड़ियों को पुतिन से कहना होगा कि उन्हें ये युद्ध रोकना होगा। वे यूक्रेन से ये नहीं कह सकते कि तुम्हें युद्ध रोकना होगा, हम तो अपना बचाव कर रहे हैं, हम हमलावर नहीं है, हमलावर रशिया है। कृपया करके पुतिन से रिक्वेस्ट करें कि वो हम पर अब अटैक ना करें। यानी अब युद्ध से थकते हुए दिखाई दे रहे हैं जेलेंस्की। वहीं आपको बता दें आखिर क्या हो रहा है नेपाल में। पहले गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा, अब राष्ट्रपति ने संसद सत्र बिना बुलाए स्थगित कर दिया। क्या बवाल मचा हुआ है दोस्तों नेपाल में बालेंद्र की सरकार बनने के बाद। आपको बता दें नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद के दोनों सदनों का सत्र बिना बुलाए ही गुरुवार को स्थगित कर दिया। पौडेल ने 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 30 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया था। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य ने बताया कि नेपाल सरकार और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के सत्र को स्थगित करने के लिए विशेष कारणों का हवाला दिया। संसद सत्र को आहूत किए बिना स्थगित करने के फैसले को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। संसद के सबसे वरिष्ठ सदस्य और नेपाली कांग्रेस के नेता अर्जुन नरसिंह केसी ने कहा कि संसद सत्र को बिना बुलाए ही स्थगित करने का सरकार का निर्णय अभूतपूर्व और हतप्रभ करने वाला है। यह घटनाक्रम नेपाल के गृह मंत्री सुदन गुरुङ द्वारा वित्तीय लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद के मद्देनजर दिए गए इस्तीफे के एक दिन बाद सामने आया। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में भारत को पछाड़कर अमेरिका ने बाजी मार ली है। आपको जरूर शौक लगेगा लेकिन यही रियलिटी है दोस्तों। बालन शाह पर डोरे डाल रहे हैं ट्रंप, जिससे बढ़ेगी भारत की टेंशन। कैसे बता दें, भारत का पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों वैश्विक महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालन शाह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद से ही भारत, चीन और अमेरिका के बीच शह और मात का खेल जारी है। हालांकि इसमें अमेरिका ने भारत और चीन को पछाड़ते हुए बड़ी बाजी मार ली है। यह बाजी इतनी बड़ी है कि इससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। आशंका है कि इससे नेपाल सरकार पर अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ सकता है। ऐसे में भारत नेपाल में पल पल बदलते हालात पर करीबी नजरें बनाए हुए हैं। चीन भी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के सहारे फिर से प्रभाव जमाने की कोशिश में है। दरअसल नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजने वाला था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी करने वाले थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री बालन शाह का भारत का राज्य दौरा होना था। भारत की ओर से उच्च स्तरीय दौरे की तैयारियां चल ही रही थी और नेपाल के साथ आंतरिक चर्चाएं भी जारी ही थी, लेकिन अमेरिका का उच्च स्तरीय दौरा पहले हो गया दोस्तों। ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों की प्रधान उप सहायक सचिव एलिज वेल्स को नेपाल भेज दिया। यह नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद पहला विदेशी उच्च स्तरीय दौरा है दोस्तों। यहीं पर अमेरिका बाजी मार ले गया दोस्तों। हालांकि नेपाल और भारत का रिश्ता जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता है, जो भारतीय नागरिक और नेपाली नागरिक कभी भी जुदा नहीं होने देंगे। हालांकि अपने प्रतिनिधिमंडल को सबसे पहले नेपाल भेजने से चूक गया अपना भारत दोस्तों। ऐसे में नेपाल में चीन वर्सेस अमेरिका वर्सेस भारत की जंग चलती दिखाई दे रही है। लेकिन जानकारी ये भी है कि ट्रंप ने अपने दूत जैसे ही नेपाल भेजा, वैसे ही चीनी अधिकारी भी नेपाल पहुंच गए, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ने दिल्ली को चेतावनी देने लगे। अमेरिकी अधिकारी के पहुंचते ही चीनी विदेश मंत्रालय के उप निदेशक गाओ शिंग बीजिंग से काठमांडू पहुंच गए। मंगलवार को दोनों अधिकारी काठमांडू में अलग अलग नेपाली नेताओं से मिल रहे थे। और तीसरी बात, इस दौरान अमेरिकी अधिकारी पॉल कपूर ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता कि चीन या कोई अन्य देश नेपाल पर अपना वर्चस्व जमाए और वो एक संतुलित दृष्टिकोण का बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने चीन का सीधे नाम लिया, जबकि दूसरे देशों से उनका इशारा भारत की तरफ था। इसके अलावा उन्होंने काठमांडू में कई उच्च स्तरीय बैठकें की, जिनका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी निवेश, व्यापारिक संबंधों और तकनीकी सहयोग का विस्तार करना था। वहीं दोस्तों भारत के पूर्व डिप्लोमेट एस.डी. मुनी ने इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने इशारा किया कि बालन शाह का झुकाव अमेरिका की तरफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि काठमांडू में अमेरिकी वरिष्ठ राजनयिक पॉल कपूर के बयान को नई दिल्ली में सावधानी पूर्वक समझा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की हमेशा से नीति रही है कि भारत का पूरा प्रभाव नेपाल पर ना रहे, और ये नीति हमेशा से रही है। जो भी भारत का प्रभाव है उसे अमेरिका ने हमेशा से कम करने का प्रयास किया है। ऐसे में भारत को ध्यान देना चाहिए। और अगर प्रतिनिधिमंडल भेजने वाली बात है दोस्तों, तो हम ये कहते हैं कि भारत को भी अपना प्रतिनिधिमंडल इसी समय में भेज देना चाहिए नेपाल।
आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, आतंकवाद पर घिरा पाकिस्तान, भारत के बयान को बताया दुष्प्रचार। अलापा कश्मीर और सिंधु जल का राग बता दे, पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने इस आतंकी हमले को लेकर भारत के बयान को दुष्प्रचार करार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसे समय में जब पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए समन्वित राजनयिक प्रयास कर रहा है, यह निंदनीय है कि भारत ने एक बार फिर निराधार आरोपों और दुष्प्रचार के अभियान का सहारा लेकर पाकिस्तान को पहलगाम घटना से जोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने एक लिखित बयान जारी करके कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मौजूदा क्षेत्रीय संकट के बीच भारत संकीर्ण घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अपने झूठे आख्यान को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पिछले साल ऑपरेशन बुनियान मारजूम यानी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान का सेना अभियान के रूप में अपने भ्रामक दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब मिलने के बाद इस तरह के आरोप भारत द्वारा पूरे क्षेत्र में आतंकवाद को लगातार प्रायोजित करने के लिए एक छलावा रचने की रणनीति का एक और अध्याय है। इस बयान में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर को लेकर भारत पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप भी लगा दिए। पाकिस्तान ने भारत पर जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने और उससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का भी गंभीर आरोप लगा दिया। दोस्तों वहीं बता दें, एक तरफ जहां पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता करवाऊंगा, मध्यस्थता करवाऊंगा, जहां लगातार वो ईरान से संपर्क साधे हुए हैं कि मैं मध्यस्थता करवाऊंगा, मुझसे मध्यस्थता करवाओ। तो अब दोस्तों ईरान ने भी काउंटर ऑफर दे दिया पाकिस्तान को, कह दिया अफगान जंग में हमको मध्यस्थ बना लो। जी हाँ दोस्तों, उतार दिया पानी। बता दे, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बातचीत की टेबल पर लाकर शांति वार्ता कराने की भरसक कोशिश की, लेकिन अब तक असफलता ही हाथ लगी। ईरान दूसरे दौर की बातचीत को तैयार नहीं हुआ और शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा तैयारियां धरी की धरी रह गई। सीज फायर की तारीख बढ़ाई गई है, लेकिन युद्ध खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही। इसी बीच खबर है कि ईरान ने पाकिस्तान को ऑफर दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसके तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम करने में मध्यस्थ बनने की इच्छा जताई है। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि स्थिरता के लिए बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग ही एकमात्र सही रास्ता है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान चला था अमेरिका ईरान में मध्यस्थता करवाने, उल्टा ईरान ने ही बड़ा ऑफर दे दिया पाकिस्तान को तंजवे में। क्या है इस पर आपकी राय? तो वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां पर ये बातचीत हो नहीं पाई, शांति वार्ता हुआ नहीं, सीज फायर हो नहीं पाया, ना अमेरिका पाकिस्तान गया, ना ईरान का कोई डेलीगेशन इस्लामाबाद आया, लेकिन 10 दिनों से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा हुआ है। पाकिस्तान की पब्लिक ने कह दिया कि आवाम बद्दुआ देती है। अमेरिका ईरान वार्ता की सुरक्षा के नाम पर अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। दोस्तों पाकिस्तान के हुक्मरानों ने रावलपिंडी में लगातार 5 दिनों तक चले व्यापक लॉकडाउन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारियों ने कथित तौर पर ईरान अमेरिका वार्ता से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए इस बंद को उचित ठहराया। हालांकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतिबंधों का खामियाजा निवासियों और व्यवसायियों दोनों को भुगतना पड़ा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक शहर में जनजीवन पूरे तरीके से ठप हो चुका है, क्योंकि परिवहन केंद्र, थोक बाजार, व्यवसायिक क्षेत्र, होटल और यहाँ तक कि शादी समारोह स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। कई जगहों पर तो अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया गया। नियमित गतिविधियों के निलंबन से न केवल व्यापार बल्कि शिक्षा और न्यायिक कार्यवाही भी बाधित हुई, जिससे नागरिकों को आवश्यक कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यानी कि दोस्तों न अमेरिका पहुंचा पाकिस्तान, न ईरान, लेकिन फिर भी उनकी राह ताक रहा है दोस्तों शहबाज और मुनीर, जिससे परेशान है पाकिस्तान की जनता और दे रही है बद्दुआ। तो वहीं अगली डोमेस्टिक खबरों की बात कर लेते हैं, जहां बंगाल में पहले चरण के मतदान में टूटे सभी रिकॉर्ड। 91.35% लोगों ने डाले वोट। सवाल उठा पश्चिम बंगाल में इतना % वोटिंग क्यों हुई? ममता या बीजेपी, किसको मिलेगा इससे फायदा? तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने इस बार चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है। पहले चरण में मतदान का जो आंकड़ा सामने आया है उसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 152 सीटों पर 92% से अधिक मतदान दर्ज हुआ, जो अंतिम आंकड़ों में 93% तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये 2021 के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 83.2% मतदान से करीब 10% ज्यादा हो जाएगा। यही बढ़ी हुई वोटिंग अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है और सबसे बड़ा राजनीतिक खेल बनने वाला है। सवाल ये बन रही है कि क्या यह दीदी के पक्ष में गया या दिल्ली यानी बीजेपी के लिए अवसर बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग संपन्न होने के बाद बयान जारी करके मताधिकार
मताधिकार का प्रयोग करने वाले हर एक वोटर और उनके जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये वोटिंग का सबसे ऊंचा ग्राफ है। पिछले 45 विधानसभा चुनावों में जहां भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम रहा या पिछली बार जितनी ही मतदान हुआ, वहां ज्यादातर राज्यों में मौजूदा सरकार को ही फायदा मिला। जैसे मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत 75 से 76% हुआ और वहां बीजेपी की सरकार बरकरार रही। उत्तर प्रदेश में 61% मतदान जबकि 60% रह गया, तब वहां भी बीजेपी वापसी करने में कामयाब हुई। और गोवा की बात करें तो गोवा भी जब 4% मतदान कम हुआ तब वहां भी बीजेपी की सरकार ने वापसी की। इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्यों में या तो 1-2% कम मतदान होने पर भी सरकारें बदल गई या 1-2% ज्यादा मतदान होने पर भी सरकारें बदल गई। हालांकि दोस्तों बिग पिक्चर की बात करें, बिग पिक्चर को देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि जब 7% या उससे ज्यादा मतदान हो जाए तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो जनता मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ वापस लाना चाहती है या मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ हराना चाहती है, हटाना चाहती है। ऐसे वोटिंग पैटर्न में चुनाव फंसते नहीं है, बल्कि ऐसे वोटिंग पैटर्न में चुनाव स्पष्ट और आर पार के बन जाते हैं। दोस्तों अब आप अंदाजा समझ गए होंगे हमारा, हमने जो आपको पूरा ये पिक्चर बताया दोस्तों, उससे आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि इतनी भारी प्रतिशत की वोटिंग जो कि भारत के आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, बंगाल को लेकर की 92% वोटिंग हुई है। दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हो तो कमेंट में लिख कर बताइएगा क्या समझ में आया, किसके लिए है ये इतनी % वोटिंग। क्या जनता फुल पावर के साथ करंट की सरकार को जिताना चाहती है या फिर करंट की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है, यानी हटाना चाहती है और बदलाव लाना चाहती है? आप जो भी समझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपके कमेंट का हमको रहेगा इंतजार। वोटिंग के बाद अमित शाह जी ने कहा कि डूब गया भ्रष्टाचार का सूरज, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और राज्य में घुसपैठ की समस्या को खत्म किया जाएगा। हालांकि बीजेपी होप कर रही है कि इस बार बंगाल में कुछ मिरेकल होने वाला है, चमत्कार होने वाला है और इस वोटिंग ने दोस्तों वाकई में चमत्कार करके दिखा दिया। तो वही अंतिम खबर की बात कर लेते हैं, जहां मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अब 5,000 की जगह हर महीने मिल सकती है 10,000 पेंशन। क्या है पूरी योजना, बता दें केंद्र की मोदी सरकार असंगठित क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के करोड़ों कामगारों को बुढ़ापे में बड़ी आर्थिक सुरक्षा देने की तैयारी में है। बढ़ती महंगाई और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना APY के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 प्रति महीने करने पर विचार कर रही है। भारत में रेडी पटरी वाले घरेलू कामगार, मजदूर और स्वरोजगार करने वाले लोग कुल वर्क फोर्स का लगभग 90% हिस्सा है। इन लोगों के पास फिक्स सैलरी या PF जैसी सुविधाएं नहीं होती, इसीलिए इनके लिए यह योजना जीवन दान साबित होने वाला है। मई 2015 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में गारंटीड आर्थिक मदद देना है। दोस्तों यानी कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। वर्तमान में इस योजना में 60 साल की उम्र के बाद 1,000 से 5,000 तक की गारंटीड पेंशन का प्रावधान है। हालांकि महंगाई के दौर में इस राशि को अपर्याप्त माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक योजना से अब तक 9 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन लगभग आधे सदस्यों ने नियमित योगदान देना बंद कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,35,00,000 नए सदस्य इस योजना का हिस्सा बने हैं। इस योजना पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों? कोई सवाल भी हो तो कमेंट में पूछेगा, हम आपको वहीं जवाब दे देंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब देंगे। तो जरूर अपना सवाल पूछिएगा और लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। लगे हाथ तो जहां पर भी आपका दोस्तों ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को भर भर कर शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।